ये जो मैंने एक्विटी के लिए आपको फूड चेन बताई है कि यहाँ पे लंबी होती है, एनर्जी ट्रांसफर अच्छे से हो जाता है, इसको लेकर के कोई भी आपके दिमाग में शंका आ रही हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में एक अच्छी सी बात आपसे करते हैं। ये ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम कौन सा है? ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम कौन सा है? ज्यादा दक्ष, ज्यादा पावरफुल सिस्टम कौन सा है? सुन पा रहे हैं आप मेरे को? एक्विटिक, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो कम खर्चे में ज्यादा काम कर रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है। जो कम खर्चा होता है जिसका और सपोर्ट ज्यादा को कर रहा है, दैट इज एक्विटिक इकोसिस्टम। ठीक है, और कोई आपकी क्यूरी हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आपसे कुछ अलग बातें करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्विटिक इकोसिस्टम, वेरी नाइस आंसर। सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब अब इकोलॉजी समझ में आनी चालू हो गई है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों की परफॉर्मेंस से काफी खुश हूं मैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ फंडामेंटल बातें एनर्जी ट्रांसफर जो हम पढ़ेंगे आगे, उससे पहले कुछ छोटी बातें और करनी है, वो मैं आपसे करता हूँ। ये मैंने कोई ऑर्गेनिज्म बना दिया कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, राइट? वो सारी पुरानी बातें यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएंगी कि इसके पास स्ट्रक्चर है, इसके पास फंक्शन है और इसके पास कंट्रोल है। इसमें कुछ ना कुछ है, उससे इसकी स्ट्रक्चर बनी है, ये कुछ ना कुछ करता है और इसमें कैसे ना कैसे अपने सिस्टम को कंट्रोल करने की मैकेनिज्म वो पाई जाती है। ये कहाँ है, ये बात आप पहले समझ चुके हैं कि ये फूड चेन में कहीं ना कहीं होगा। जो आपने ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन लिया है वहाँ पे ये फूड चेन में कहीं ना कहीं पाया जाता है। हो सकता है कि ये प्रोड्यूसर है, हो सकता है कि ये हर्बीवोर है, कोई भी हो सकता है क्योंकि सारे ही जीव हैं, राइट? तो ये फूड चेन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करेगा वो हम बात कर चुके हैं कि इसकी फूड की रिक्वायरमेंट जहाँ पूरी होती है ये वहाँ पे अपने आप को पुट करेगा और उसी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ये पाया जाएगा। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट में जैसे कि इसकी सिस्टम का रिक्वायरमेंट, इसकी बॉडी बननी चाहिए, बॉडी में फंक्शंस होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए। इन सबको करने के लिए इसमें एनर्जी आनी चाहिए कि बिना एनर्जी के इसका मशीन है वो मेटाबॉलिज्म जिसको हम कह सकते हैं वो रन नहीं होगा। एनर्जी के बिना इसका फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एनर्जी इनपुट इसमें मस्ट है। इसको एनर्जी कैसे मिलती है वो बात हम कर चुके हैं कि इसका जो फूड है वही फूड इसकी एनर्जी है। जो भी खाएगा उसी से इसको एनर्जी मिलती है। तो फूड के रूप में इसको एनर्जी मिलती है और एनर्जी से ही इसका फंक्शन चलता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता है जिससे स्ट्रक्चर बनेगी और कंट्रोल के सारे काम इसी एनर्जी से होते हैं। अब इसमें जो एनर्जी एंटर हुई उसके बाद में एनर्जी कुछ इसके इस फंक्शंस में लग जाती है। जो एनर्जी यहाँ पे एंटर होती है उसका कुछ भाग यहाँ फंक्शंस में काम आ जाता है। जैसे कि फंक्शन में हम कहें कि मेटाबॉलिज्म चल रही है, उसी में एक बहुत बड़ी चीज रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन चल रहा है।
और दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे कि सर्दी हो गई तो उसका अपना बॉडी गर्म करना है तो वहाँ पे हीट जनरेट किया जा रहा है, गर्मी हो गई तो वहाँ पसीना निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे एवापोरेशन के लिए स्वीटिंग हो रही है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी के, जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए बॉडी को ये सब करने पड़ते हैं। और अगर कुछ भी होता है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी जरूर लगती है, कि बिना किसी खर्चे के कोई भी मशीन नहीं चलती है, तो ये सारे भी एनर्जी लेते हैं। तो उसके खुद के जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है। अब ये सारी एनर्जी इसको अपनी इसी एनर्जी से लेनी होती है, और ये एनर्जी इसके पास एक्चुअल में आ रही थी फूड के रूप में। अब एक चीज दूसरी और समझ लीजिए कि जो फूड के रूप में खाया जाता है वो 100% एनर्जी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने जो चॉकलेट खाई वो चॉकलेट 100% एनर्जी है, उसमें एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा नेचर में कोई फूड नहीं है कि जो 100% एनर्जी से बना हो। यानी कि नेचर में जितने भी प्रकार के फूड पाए जाते हैं उन सभी फूड में एनर्जी है वो 100% कतई नहीं होती। एनर्जी होती है कुछ, और बाकी इसमें होता है मिनरल मैटर, मिनरल्स। बड़ी ही बहुत ही स्मार्ट तरीके से नेचर में फूड पाया जाता है कि मिनरल को तोड़ो और मिनरल को तोड़ करके एनर्जी निकालो। एनर्जी तो है लेकिन सीधी सीधी नहीं होती है। मिनरल्स के रूप में जो फूड है उस ऑर्गेनिक फूड में एनर्जी होती है, उसको तोड़ना पड़ेगा, और इस तोड़ने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलेंगे? डाइजेशन। तो जो भी आहार नाल में डाला जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाला जाएगा, उसके पीछे मकसद यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जाता है डाइजेशन के लिए, और डाइजेशन में जो फूड डाला जाएगा वहां से बाद में एनर्जी निकलती है, इसमें से एनर्जी निकलेगी। और ये एनर्जी बाद में ये सारे जो हमने काम बताए थे इन कामों के लिए काम में आती है। अब बॉडी के अंदर जितना भी फूड डाला गया था वो सारा डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ ऐसा भाग है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड, चाहे वो हर्बीवोर हो चाहे वो कार्निवोर हो, किसी भी ट्रॉफिक लेवल का हो, उसका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीटा के रूप में आ जाता है। और जो डाइजेस्टेड है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। और जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात है वहाँ पे बीच में अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव, जैसे ही आपने खाना खाया जो डाइजेस्ट हो गया उसको हमारा बॉडी या ऑर्गेनिज्म का बॉडी एब्जॉर्ब करता है। एलिमेंट्री कैनाल से उसको सोखा जाएगा, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है ब्लड में। और ब्लड के अंदर वो उसी फॉर्म में है जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में है, और फिर बाद में उस ब्लड में जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको बर्न किया जाएगा, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जब ये रेस्पिरेशन होगा तो इससे निकलती है एक्चुअल में एनर्जी। यानी कि आपने जो खाया था उसमें एनर्जी थी, लेकिन ये सीधे सीधे नहीं मिलने वाली। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको फूड के रूप में खाना पड़ेगा और उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। जो डाइजेस्ट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको रेस्पिरेशन में डालना पड़ेगा। देन आफ्टर आपके पास कुछ बचेगा। तो ये जो पूरा मैटर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे तरह तरह की दक्षताएं आती हैं।
जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो कुछ दक्षताएं होती है। पहली चीज देखिए, सपोज मैं आपको किसी होटल पे ले जाऊं और आपको कहूं कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप 10 मिनट में जितना चाहें उतना खा सकते हैं, तो आप क्या खाएंगे और कैसे खाएंगे? एक मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस होटल में जो कुछ भी है आप उसको 10 मिनट में जितना खा सकते हैं उतना खा लीजिए, और एक मैं 7-8 साल का बच्चा उसको कह रहा हूं कि आप भी इस होटल में जो कुछ खाना चाहें वो खा सकते हैं, 10 मिनट का टाइम है दोनों के पास। तो ज्यादा कौन खाएगा? जल्दी बताइए, ये तो सिंपल सी बात है। आपको जिसकी उम्र कम से कम 20-25 साल है उसको भी कह रहा हूँ कि आप 10 मिनट में जितना खा सकते हैं खा लो, एक 5 साल के बच्चे को कह रहा हूँ कि 10 मिनट में जितना खाना उतना खा लो। तो ज्यादा कौन खाएगा? ज्यादा बिल किसका पे करना पड़ेगा मुझे? आपका करना पड़ेगा। कारण क्या है? आपका बिल ज्यादा आएगा ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन आपका बिल ज्यादा क्यों आएगा? क्या कारण है? आपका क्या बड़ा है? आपका उम्र बड़ा है इसलिए, या आपका साइज बड़ा है इसलिए? किस चीज की एफिशिएंसी? किस चीज की एफिशिएंसी? चलो कोई बात नहीं। अभी आपको दूसरा दूसरा एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, उसको आराम से सुनना, और उसको सुनने के बाद में आप चाहें तो हंस भी सकते हैं, लेकिन आंसर जरूर देना। सपोज आपके घर पे मिठाई लाई गई थी, सपोज मिठाई आ गई ना, घर में किचन में मिठाई पड़ी है, आपको आपके हिस्से की मिठाई थी वो घर वालों ने दे दी। जब सारे घर वाले बैठे थे तो सबको जितना डिस्ट्रीब्यूट करना था सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपकी उम्र छोटी है, आपको दोबारा से खाने का मन कर रहा है, आप वापस किचन में चले गए और अब आप देख रहे हैं कि कोई ना देख रहा हो तो मैं अब दोबारा से खा लूं। तो इस समय पे आप जो खा रहे हैं उस समय पे क्या कोशिश कर रहे हैं आप? कैसे खा रहे हैं? तसल्ली से खा रहे हैं, जल्दबाजी में खा रहे हैं? अपना जो बकल कैविटी है उस माउथ को आप नॉर्मल खोलते हैं उतना ही खोल रहे हैं, या उसको ज्यादा बड़ा खोल रहे हैं? कैसे खा रहे हैं आप? जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। यानी कि अगर आपको मुंह में ज्यादा डालना है तो मुंह ज्यादा खोलना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा फूड लेना है तो आपका मुंह थोड़ा ज्यादा खुलना चाहिए, बस यही एफिशिएंसी है। अगर किसी का मुंह ज्यादा बड़ा खुलता है तो उसमें ज्यादा चीजें आ सकती हैं एक बार में, और किसका मुंह छोटा खुलता है तो उसमें उसी टाइम के अंदर कम चीजें आ पाएंगी। तो एक तो यही आ जाता है कंजप्शन एफिशिएंसी। कंजप्शन एफिशिएंसी कि खा कितना सकता है, कि ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई कंजप्शन एफिशिएंसी होती है, कि उस कंजप्शन एफिशिएंसी की वजह से ही वो बाहर जो भी फूड है उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाल सकता है, यानी कि अपनी जो माउथ कैविटी है उसमें डाल पाना। इकाई समय में, यूनिट टाइम के अंदर कितना फूड अपनी बॉडी के अंदर वो इंजेस्ट कर सकता है। इंजेस्ट करने का मतलब होता है कि मुंह के अंदर डाल लेना, मुख की जो गुहा होती है उसमें डाल लेना। तो एक तो यही आ जाता है, जिसकी कंजप्शन एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा फूड खा सकता है, राइट। और जिसकी कंजप्शन एफिशिएंसी कम होती है उसको फूड है वो यूनिट टाइम के अंदर कम प्राप्त होता है। इसके बाद में दूसरा जो एफिशिएंसी आती है वो यहाँ आ जाती है, डाइजेशन एफिशिएंसी। तो दूसरे वो हैं जो खाने के बाद में उसको पचा कितना पाते हैं। देखिए इसमें ये है कि जिनका डाइजेस्टिव एफिशिएंसी बढ़िया होगा उनका अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कम हो जाएगा, कि उनकी बॉडी से पचा हुआ एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा और बिना पचा हुआ बॉडी से बाहर है वो कम आएगा। इट मीन्स उनकी बॉडी जितना खाया गया था उसका मोस्टली भाग है वो डाइजेस्ट कर लेती है। तो जिनकी कंजप्शन एफिशिएंसी बढ़ी
जिनकी डाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ी, उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो पाता है। अब यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी आ सकती है, यहाँ पर भी आप तीसरी एफिशिएंसी जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी उसको ले सकते हैं। इसके बाद में ब्लड में उसको सोखा जाएगा, ब्लड के अंदर उसको सोखा जाएगा। ब्लड में सोखने के बाद में वो ग्लूकोज के रूप में ब्लड में आएगा। इस सारे मामले को यानी कि डाइजेशन के बाद में उसको सोखा गया, सोखने के बाद में उसको ब्लड के अंदर लिया गया या बॉडी के अंदर उसको बॉडी का हिस्सा बनाया गया। इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, जब तक सोखा नहीं गया वो बॉडी का नहीं था, और जब सोखने के बाद में वो ब्लड में आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो अब ये हमारी बॉडी का हिस्सा हो गया है। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, उसे अपन बोलते हैं एसिमिलेशन एफिशिएंसी। एसिमिलेशन हम बोलते हैं स्वांगीकरण को, एसिमिलेट कर लेना, अपना अंग बना लेना, स्वांगीकरण, खुद का हिस्सा बना लेना। जो इसकी बॉडी में डाला गया था ये खुद का हिस्सा नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि सारा डाला ही जाएगा, एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा था। कोई गारंटी नहीं थी कि सारा पचेगा ही, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा था। अब डाइजेशन के बाद में जो सोखा गया वो बॉडी का हिस्सा बनेगा, दिस इज एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। तो जिसकी कंजप्शन एफिशिएंसी बढ़ी, जिसकी डाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ी, जिसकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी बढ़ी, उसके पास फूड का ज्यादा प्रोपोर्शन है, वो एसिमिलेट होकर के पहुंच जाता है। ज्यादा जो फूड है वो उसकी बॉडी के अंदर एसिमिलेट होता है, और ये एसिमिलेशन ही हम कह पा रहे हैं कि दैट इज बायोमास, कि उसके पास अब ये बच रहा है। जितना खा सकता था खा लिया, जितना पचा सकता था पचा लिया, जितना सोख सकता था सोख लिया। इसके बाद में उसके पास जो एसिमिलेट हो गया दैट इज बायोमास। अब इसमें से उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। हालांकि जब वो अपनी माउथ कैविटी को खोलता है तब भी खर्चा लगता है, मसल्स काम करती हैं। जब वो डाइजेशन करता है तो भी एनर्जी लगती है, जब वो एब्जॉर्ब करता है तो भी एनर्जी लगती है, और जब वो रेस्पिरेशन करेगा पूरी मशीन को चलाने के लिए, क्योंकि बॉडी में केवल एक खाने वाला सिस्टम ही तो है नहीं, खाने वाले सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम चलते हैं जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी एनर्जी चाहिए। तो बहुत बड़ा भाग है वो रेस्पिरेशन के अंदर जाता है। तो उसने जो खाया था, जो पचाया था, जो सोखा था, जो खुद का बनाया था, इसके बाद में भी बहुत सारे लॉस यहाँ पे उसको करने पड़ते हैं। दैट ऑल आर मेटाबॉलिक लॉसेस। इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक लॉसेस। और मेटाबॉलिक लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएंगे बॉडी साइज, कि जिनकी बॉडी बड़ी उनके ये सारे खर्चे बड़े हो जाते हैं, और जिनकी बॉडी छोटी होती है उनके ये सारे खर्चे छोटे हो जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं जिनकी बॉडी बड़ी उनके खर्चे बड़े होने से उनकी ग्रोथ धीरे आती है। और जो हमने थोड़ी देर पहले फाइटोप्लैंक्टन की बात की थी, उनकी बॉडी छोटी होने से उनके ऐसे खर्चे बहुत कम आते हैं, इसलिए वो ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। अब इसके बाद में जो बच जाएगा, जो एब्जॉर्ब हो गया था मेटाबॉलिक लॉसेस में जितना लग गया, उसके बाद में जो बचेगा अब वो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो फिर ग्रोथ के लिए काम आता है। तो कुछ बच्चों को घर वाले कहते हैं कि ये खाता तो बहुत है, कुछ बच्चों को उनको घर वाले कहते हैं कि ये खाता तो बहुत है लेकिन मोटा नहीं होता है। तो क्या कारण है ये? घर वाले कहते हैं कि खाता तो सब कुछ है लेकिन मोटा नहीं होता। अशोक, घर वाले कहते हैं कि खाता तो बहुत है लेकिन मोटा नहीं होता। अब आपको कोई बात समझ में आई हो तो बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है, और हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो, काम ज्यादा करता होगा।
एसिमुलेशन भी ठीक होगा, मतलब लॉसेस खूब करता होगा, दिन भर काम बहुत करता होगा, दिमाग बहुत चलाता होगा। अरे आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई इसका नाम ले रहा है कि यहाँ गड़बड़ है, कोई इसका नाम ले रहा है कि यहाँ गड़बड़ है, कोई यहाँ गड़बड़ बता रहा है, कोई यहाँ गड़बड़ बता रहा है। कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हाँ, अगर वो खाता ज्यादा है इसका मतलब घर वाले कह रहे हैं कि यहाँ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि कुछ भी देते हैं खा लेता है, इसका मतलब कंजप्शन एफिशिएंसी ठीक है उसकी। हो सकता है डाइजेस्टिव एफिशिएंसी में गड़बड़ है, हो सकता है कि एसिमिलेशन एफिशिएंसी में गड़बड़ है, और हो सकता है कि मेटाबॉलिक लॉसेस ज्यादा कर रहा है। आप लोग ज्यादा तो नहीं सोचते ना, आप लोग कहीं लॉकडाउन के बाद में ज्यादा सोचने लगे हो, चिंताएं करने लग गए हो। अगर आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं तो कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर आप अभी चिंताएं बहुत कर रहे हैं, बहुत आगे पीछे का सोच रहे हैं, तो आप कौन से पॉइंट के ऊपर गड़बड़ कर रहे हो। नॉर्मली जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा सोच रहे हो, और बेफालतू का सोच रहे हो, केवल सोच रहे हो, करते कुछ हो नहीं हो, करते कुछ नहीं हो, केवल सोचते हो। तो क्या उससे कहीं दिक्कत आ रही है आपके सिस्टम को। यस, आपके जो लॉसेज हैं, मेटाबॉलिक लॉसेज, वो बढ़ा रहे हो आप बिना काम के। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी फूड है कंजप्शन एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, देन एसिमिलेशन एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, देन रेस्पिरेशन लॉसेस पे डिपेंड करेगा, और फिर जो बचेगा वो बाद में बॉडी के लिए ग्रोथ में काम आता है। और फिर ऐसा ही नहीं है कि इतना कुछ कर करा के जो भी बचाया और बचा करके जो भी ग्रोथ की, उस ग्रोथ को फिर कोई भी खा सकता है। जैसे वो ग्रास ऊपर था, वो ये सब कर रहा था कि वो ग्रास को खा भी रहा था, कंजप्शन एफिशिएंसी, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी सब कुछ था उसके पास। उसके बाद में उसने अपनी बॉडी बनाई, लेकिन फिर उसको फ्रॉग खा गया। फ्रॉग भी ये सब कर रहा है, लेकिन फिर उसको कोई और खा जाएगा। तो इतना कुछ चैलेंज है, इतना कुछ करने के बाद में बड़ी मुश्किल से कुछ बॉडी के पास बचता है, और उससे ग्रोथ आती है, और उसको खाने वाले नेचर में अगले ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बिल्कुल से तैयार होते हैं। तो कंजप्शन एफिशिएंसी क्या है, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी क्या है, एसिमिलेशन एफिशिएंसी क्या है, रेस्पिरेशन लॉसेस क्या है, और ग्रोथ किस प्रकार से अचीव की जाती है, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो आई होप ये बातें आपकी क्लियर हुई हैं। ओके 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 ओके। और कोई किसी की कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना चाहें, ऐसी कोई बात हो जो आप पूछना चाहें इससे जुड़ी हुई, या इसके आसपास की बात हो, या कोई अलग बात हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्यूरी नहीं है। हाँ बोलिए, बोलिए शशिकला। और ये साथ में आप लोग थोड़ा बहुत इनको लिख लिया करो, और कहीं से कोई भी मैटर आप देख के और इनके थोड़ा बहुत अपना जो भी नोट्स वगैरह है बनाने का तरीका, उसमें थोड़ा बहुत किया करो आप। कम से कम घंटा भर आप घर पे इन कामों के लिए दिया करो, ताकि आप थोड़ा बहुत और अच्छे से कर पाए। हाँ बोलिए, हाँ बोलो शशिकला। आपकी एग्जाम लगेगी तो लग जाएगी, और नहीं लगेगी तो रहने देना। इसमें इतना क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग। हाँ, तो एमएससी वाली अगर नहीं होती है तो नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आपकी एग्जाम तो कितने दिन की होती है। अरे रुको रुको रुको, आपकी कोई बात नहीं, आपकी जो भी एग्जाम है ना, आप उसके लिए पहली बात तो क्या है कि जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी तो आपको टाइम देगी, ठीक है। तो आप उसमें आराम से अपना दोबारा से पढ़ सकते हो, है ना। और
इस बार क्या है कि थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, इसलिए आपको जो मार्किंग वगैरह है वो भी आरामदायक सी मार्किंग होगी, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आगे के जो अच्छे टारगेट हैं उनके ऊपर पूरा फोकस करो, क्योंकि वो महंगे पड़ने वाले हैं। ओके ओके। और कोई बात हो? ओके देन, थैंक यू एंड बाय। बाय बाय।